सब्सिडरी बुक्स कंटिन्यू हो रहा है। सब्सिडरी बुक्स का ही पार्ट था कैश बुक भी। अब अदर सब्सिडरी बुक्स, तो बेसिकली सब्सिडरी बुक्स उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक सब्सिडरी बुक्स पार्ट 1 जिसमें हमने कैश बुक सीखा, एक सब्सिडरी बुक्स पार्ट 2 जिसमें हम अदर सब्सिडरी बुक सीखेंगे। क्या क्या अदर है? परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। बाकी सारी बातें हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं। सब डिविजन ऑफ जर्नल, बुक ऑफ प्राइम एंट्री ही है ये, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही है ये, कोडिंग हो रही है। कैश बुक इज बोथ अ सब्सिडरी बुक एंड अ प्रिंसिपल बुक। रीजन, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग भी हो रही है और उससे हमें कैश और बैंक का बैलेंस भी पता चल रहा है, जिसके बेसिस पे हम लेजर बना लेंगे, जिसके बेसिस पे हम ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। तो कैश और बैंक का लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कैश और बैंक का लेजर बनाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? अगर हम कैश बुक बना रहे हैं तो कैश और बैंक का लेजर बनाने की जरूरत क्यों नहीं? तो बैलेंस, अमाउंट नहीं, बैलेंस। लेजर का पर्पस क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस, वो कैश बुक ने कर दिया था। और दूसरा पर्पस होता है टू एसरटेन द क्लोजिंग बैलेंस, वो भी कैश बुक ने आपको करके दे दिया। तो आपको कैश बुक से कैश और बैंक का बैलेंस तो पता चल चुका है, वो डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा। तो इसीलिए कैश और बैंक के लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कैश बुक प्रिंसिपल बुक का भी पर्पस सॉल्व कर रहा। अब बात करेंगे परचेजेस बुक। क्या होती है ये परचेजेस बुक? परचेजेस बुक इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ओनली। गुड्स और रॉ मटेरियल्स, जिस चीज में भी आप डील करते हैं, जो भी चीज आपने खरीदी है बेचने के लिए, वो गुड्स की कैटेगरी में आता है। और जो आपने रॉ मटेरियल्स खरीदे हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, आपके लिए तो वो गुड्स हैं जो यूज करेंगे, वो भी गुड्स में आते हैं। रॉ मटेरियल्स भी परचेजेस का ही पार्ट होते हैं। तो आपके गुड्स हों या रॉ मटेरियल्स हों जो आपने खरीदे हैं क्रेडिट पे, वो आएंगे परचेजेस बुक में। तो क्या है कंडीशंस? क्रेडिट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए और गुड्स ओनली। गुड्स मतलब गुड्स विल इंक्लूड रॉ मटेरियल्स एज वेल। तो क्या नहीं आएगा परचेजेस बुक में? कैश ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी परचेजेस बुक में, कैश परचेजेस नहीं आएंगी। और क्या नहीं आएगा? क्रेडिट परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपने नॉन करेंट एसेट खरीदे हैं ऑफिस यूज के लिए, बेचने के लिए नहीं, वो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आते। बस इतनी सी चीज का ध्यान रखना है। क्या आता है परचेजेस बुक में? Purchases book is a subsidiary book in which credit purchases of goods only, goods in which the firm deals or uses, तो uses आ गया ना, raw material भी include हो जाता है। Thus cash purchases नहीं आएंगी and purchases of other items like fixed assets नहीं आएंगी purchases book. Okay, the entire purchases, the entries in the purchases book are recorded on the basis of invoices। कह रहा है किस बेसिस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी? कह रहा है इनवॉइस के बेसिस पे। कह रहा है इनवॉइस क्या होता है? सेलर जो बिल भेजता है आपको, when there is a credit transaction, तो सेलर एक बिल बना के भेजता है, इनवॉइस रेज करता है कि भाई साहब आपने इतने पैसे देने। बिल है वो सामान का और कुछ नहीं। उसमें सब कुछ आता है कि कितने का सामान था, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, आपने कितने रुपए देने। तो ध्यान से देखना परचेजेस बुक में क्या आएगा। परचेजेस बुक रिकॉर्ड्स क्या? क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ओनली। तो गुड्स इंक्लूड रॉ मटेरियल्स एज वेल। तो जो सामान आपने खरीदा है बेचने के लिए या जो सामान आपने खरीदा है मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए, वो सब गुड्स की कैटेगरी में आता। क्या नहीं आएगा?
कैश परचेजेस ऑफ गुड्स, कैश परचेजेस ऑफ गुड्स और एसेट्स एंड credit purchases, credit purchases of assets are not recorded in the purchases book. They are not recorded in the purchases book. कहाँ चला जाएगा कैश परचेजेस, कहाँ चली जाएगी नव्या? कैश परचेजेस कहाँ रिकॉर्ड होंगी? वेरी गुड, कैश बुक। कहाँ रिकॉर्ड होगी? कैश बुक में। क्रेडिट परचेजेस ऑफ एसेट्स, पृथ्वी, वेरी गुड, ये कहाँ रिकॉर्ड होंगे? जर्नल प्रॉपर में, जर्नल प्रॉपर। ओके, थियोरेटिकली परचेजेस बुक में इतनी सी बातें पता होनी चाहिए। फॉर्मेट कैसा होता है सर? फॉर्मेट कैसा होता है अभी देख लेते हैं। फॉर्मेट कैसा होता है? डेट, पर्टिकुलर्स, डेट में डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन आ जाएगी, फिर पर्टिकुलर्स में डिटेल्स आ जाएगी, सामान आपने क्या क्या खरीदा। पर्टिकुलर्स में आते हैं आपने क्या क्या सामान खरीदा। फिर आता है इनवॉइस नंबर, इमेजिनरी कॉलम है, क्योंकि अगर आपको बिल का सामान दे रखा होगा बिल नंबर तो आप यहाँ पे लिख देंगे, नहीं तो ब्लैंक छोड़ देंगे। बनाना ऑप्शनल है, आपके स्कूल में अगर बोला इनवॉइस नंबर का कॉलम बनाना है तो बनाना है, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर। फिर फोलियो, फोलियो कौन सा बनेगा? जर्नल फोलियो या लेजर फोलियो? रॉन्ग, लेजर फोलियो। ये तो खुद जर्नल है, ये तो सब्सिडरी बुक है, इसके बाद लेजर में पोस्टिंग होनी है, तो ये बताएगा ना लेजर के कौन से पेज नंबर पे पोस्टिंग हो रही है। सब्सिडरी बुक्स में बनता है लेजर फोलियो। ओके, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो। नॉर्मल सिनेरियो में उसके बाद दो ही कॉलम्स बनते हैं, डिटेल्स और अमाउंट। नॉर्मल सिनेरियो में उसके बाद दो ही कॉलम बनते हैं, डिटेल्स और अमाउंट। बट कुछ स्कूल्स में हर खर्चे के लिए सेपरेट कॉलम बनाते हैं, फ्रेट और पैकिंग के लिए अलग, कॉस्ट ऑफ द गुड्स के लिए अलग। तो वो आपको पता कि आप क्या फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको वो अप्रोच करके दिखाऊंगा जो ज्यादा कॉमन है। बट प्लीज आपने ध्यान रखना है कि जब स्कूल में सब्सिडरी बुक हो रहा हो या हो चुका हो तो क्या देखना है? फॉर्मेट। डेट का कॉलम सबने बनाना ही बनाना है, पर्टिकुलर्स का कॉलम सबने बनाना ही बनाना है, इनवॉइस नंबर ऑप्शनल होता है, फॉर्मेट का पार्ट है। अगर आप स्कूल में बना रहे हैं बनाएंगे, नहीं बना रहे नहीं बनाएंगे, इतना कोई रेलेवेंट कॉलम नहीं। लेजर फोलियो बनाना ही बनाना है, डिटेल्स बनाना ही बनाना है, टोटल बनाना ही बनाना है। तो डिटेल्स और टोटल तो बनेगा ही बनेगा। कुछ स्कूल्स में जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 50,000 का सामान खरीदा, उसके ऊपर कुछ 5,000 फ्रेट लग गया, 2,000 पैकिंग चार्जेस, ऐसे खर्चे हैं, तो कह रहे हैं ना सबका सेपरेट कॉलम बनाओ। कॉस्ट में सिर्फ गुड्स का सामान कॉस्ट दिखाओ, फ्रेट सेपरेट कॉलम में दिखाओ और टोटल अलग से दिखाओ। अगर आपके स्कूल में वैसे फॉलो कर रहे हैं तो आप बताना, मैं आपको वैसे बना के दिखा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत छोटा सा फर्क, लेकिन दो अल्टरनेट प्रेजेंटेशन है, सो यू शुड नो कि आपके स्कूल में कौन सी फॉलो हो रही है। मैं कह रहा हूँ नॉर्मल सिनेरियो में क्या होती है, जो मैंने टेक्स्ट मारे, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर ऑप्शनल रहता है, लेजर फोलियो, डिटेल्स और अमाउंट। तो अभी मैं जो आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा वो डिटेल्स और अमाउंट के हिसाब से करके दिखाऊं। अप्लाई करते हैं इसको एक क्वेश्चन में। पूरी 11th में इससे आसान टॉपिक नहीं, ये अकाउंटिंग इक्वेशन से भी ज्यादा आसान है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन से भी ज्यादा आसान है। तो आपको ना बस बेस, सर अकाउंटिंग इक्वेशन आसान थोड़ी ना था। अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन आसान नहीं लगा तो मतलब आपने ध्यान से नहीं करा, अदरवाइज अकाउंटिंग इक्वेशन आसान है। यू हैव टू बी केयरफुल, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, कि टाइम कंज्यूमिंग है बट टेक्निकली डिफिकल्टी लेवल में वो इजी में आता है। परचेजेस बुक, सब्सिडरी बुक उससे भी आसान है, बट मैं कह रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी तो इसमें भी गलती हो सकती है। सर क्वेश्चन करके दिखाओ तब हम मानेंगे, अभी हमें विश्वास सा नहीं हो रहा। ओके